जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस्लाम और कुरान के प्रति पुतिन की नजरिया के बीच रूस के प्रधानमंत्री ने इस्लाम को लेकर दिया बड़ा बयान। मॉस्को में हुआ इस्लामी सम्मेलन, जानेंगे क्या है पूरा मामला। वहीं दूसरी ओर हिंद महासागर से लेकर अदन की खाड़ी तक तुर्की के नौसेना का बढ़ते प्रभाव, बड़े बड़े देशों की उड़ी नींद। इसी के साथ आपको बताएंगे श्रीलंका में वामपंथी दिशा नायक के राष्ट्रपति चुनाव विजेता, युवाओं ने क्यों किया जमकर वोट। तो दोस्तों, सभी खबरें आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। और साथ में जो साथी अभी तक MW न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, पुतिन लगातार मुस्लिम दुनिया को लेकर बयान देते हैं और अक्सर मुसलमानों को लेकर उनका नजरिया पॉजिटिव रहा है। अभी हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन चेचनिया की एक मस्जिद का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने इस्लाम की मुकद्दस किताब कुरान पाक को बोसा दिया था और उसका ये अंदाज पूरी दुनिया के मुसलमानों को काफी पसंद भी आया था। अब उसी देश यानी रूस के प्रधानमंत्री ने इस्लाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन ने मॉस्को में एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी सम्मेलन की शुरुआत में इस्लाम को रूस की ऐतिहासिक धरोहर का अभिन्न और अटूट हिस्सा बताया। उन्होंने अपने संदेश में स्पष्ट किया कि इस्लाम सिर्फ रूस के बहुसांस्कृतिक समाज का एक धर्म नहीं है, बल्कि ये उस ऐतिहासिक परंपरा का हिस्सा है जिसने रूस को उसकी वर्तमान पहचान दी है। यह बयान उन्होंने रूस के मुस्लिम विद्वानों की 8वीं कांग्रेस और 20वीं अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी मंच के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए दिया, जिसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी मंच, रूस के मुस्लिमों की आध्यात्मिक प्रशासन परिषद और रूस की मुफ्ती परिषद द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच संवाद को और मजबूत करना है। मिशुस्तिन ने रूस की बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक संरचना पर जोर देते हुए कहा, रूस एक ऐसा देश है जहां हर धर्म का बराबरी और अटूट सम्मान किया जाता है। इस्लाम हमारे पारंपरिक धर्मों में से एक है और ये रूस के ऐतिहासिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने ये भी बताया कि इस्लाम का रूस के इतिहास से गहरा संबंध है और ये देश की सांस्कृतिक विविधता और समाज की संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि मुस्लिम विद्वानों का यह सम्मेलन न केवल विभिन्न धर्मों के बीच संवाद को मजबूत करेगा, बल्कि धर्म और सरकार के बीच रचनात्मक सहयोग को भी बढ़ावा देगा। उनके अनुसार यह समिट एक ऐसा मंच है जहां मुस्लिम देशों के विद्वानों और धार्मिक नेताओं को अपने अनुभव और विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलेगा। मिशुस्तिन ने इस सम्मेलन को इस्लामी दुनिया के लिए एक खास मौका बताया, जहां धार्मिक नेताओं की भूमिका पर बात होगी, जो आज के समय में बहुत जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह समिट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और आपसी समझ बढ़ाने के नए रास्ते खोलेगा और मुस्लिम देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा। दोस्तों, आपको बता दें, रूस में मुसलमानों की आबादी लगभग 2 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 10 से 15% हिस्सा बनाती है। रूस में इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और मुसलमान देश के कई हिस्सों में बसे हुए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, तुर्की डिफेंस इंडस्ट्री में तेजी से तरक्की कर रहा है। पिछले 20 सालों से तुर्की हथियारों के क्षेत्र में जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसने दुनिया के वर्ल्ड पावर देशों की टेंशन बढ़ा दी है और तुर्की की नौसेना भी अब काफी शक्तिशाली बन गई है। इसी को लेकर तुर्की की अखबार डेली सवा ने एक लेख प्रकाशित की है, जिसमें नौसेना की बढ़ती ताकत और उनकी रणनीतिक भूमिका पर चर्चा की गई है। अखबार डेली सवा के मुताबिक तुर्की की नौसेना वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा में अपनी भूमिका को मजबूत कर रही है, खासकर हिंद महासागर और अदन की खाड़ी में अपने अभियानों का विस्तार करके। इसका उद्देश्य क्षेत्र की रणनीतिक और व्यापारिक सुरक्षा में योगदान देना है। तुर्की 5 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है: ऊर्जा, समुद्री व्यापार मार्ग, वैश्विक अर्थव्यवस्था, काला सागर और पूर्वी भूमध्य सागर की सुरक्षा। इसका मकसद अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाकर अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। तुर्की की नौसेना को अपने घरेलू स्तर पर बने आधुनिक हथियारों और जहाजों से लैस किया गया है। तुर्की नौसेना ने आधुनिक पनडुब्बियां तैनात की है और अपने वायु रक्षा को TF-2000 फ्रिगेट के साथ मजबूत किया है। इसके अलावा नौसेना में नई तकनीकें जैसे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और
ऊर्जा हथियार विकसित किए जा रहे हैं। तुर्की की नौसेना समुद्र में शक्तिशाली और प्रभावी होने के सिद्धांत का पालन कर रही है, जैसे कि कभी ऑटोमन साम्राज्य के समय था। पिछले 2 दशकों में तुर्की ने एक स्वतंत्र डिफेंस इंडस्ट्री विकसित की है जो खुले समुद्र में भी काम करने में सक्षम है। इससे तुर्की का भू राजनीतिक प्रभाव बढ़ा है। अखबार के मुताबिक पूर्वी भूमध्य सागर, काला सागर और एजियन सागर में समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नौसेना अहम भूमिका निभा रही है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। तुर्की अंतर्राष्ट्रीय जल में समुद्री डकैती और आतंकवाद के खिलाफ अभियानों में भी भाग लेता है, जिससे वैश्विक समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। तुर्की ने सोमालिया की नौसेना की क्षमता बढ़ाने और एक नौसैनिक टास्क फोर्स बनाने की दिशा में भी काम किया है। तुर्की की रणनीतिक स्थिति ऊर्जा संसाधनों के परिवहन के लिए अहम है और नौसेना समुद्र के नीचे पाइपलाइनों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। भूमध्य सागर में इन्वेस्टिगेशन कर रहे ओरुच रिसर्च जहाज की सुरक्षा का जिम्मा भी तुर्की की नौसेना पर है, जो क्षेत्र में तेल और गैस खोज कार्यों में लगा है। तुर्की की नौसेना नाटो और अन्य अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन में भी सक्रिय रूप से भाग ले रही है। काला सागर में तुर्की अन्य तटीय देशों के साथ मिलकर एक सहयोगी माहौल बनाने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण क्षेत्र में अस्थिरता ना बढ़े। काला सागर में प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज के बाद यह तुर्की की ऊर्जा हितों का नया केंद्र बन गया है। दक्षिण में तुर्की की नौसेना साइप्रस के विभाजित द्वीप के आसपास के देशों के बीच चल रहे विवाद पर भी नजर रखे हुए है। साइप्रस के पश्चिम में तुर्की की नौसेना ने लीबिया के तट पर 2 फ्रिगेट तैनात की हैं और एयर डिफेंस सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। डेली सवा के मुताबिक पिछले 2 दशकों में तुर्की ने अपने खुद के युद्धपोत डिजाइन और निर्माण करने में सफलता हासिल की है, जिनमें से पहला TCG हेविलियादा 2011 में सर्विस में शामिल हुआ था। भविष्य में चुनौतियों का सामना करने के लिए तुर्की नौसेना समुद्री तकनीक को आधुनिक बना रही है और अपने कर्मियों की प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ा रही है। हाल ही में तुर्की ने अपनी पहली रेस रेंज की पनडुब्बी को सेवा में शामिल किया है। राष्ट्रपति एर्दोगान ने घोषणा की कि तुर्की 2029 तक 6 पनडुब्बियों को सेवा में लाएगा, जो तुर्की की नौसैनिक ताकत को और मजबूत करेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव में वामपंथी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके को जीत मिल गई है। अल जजीरा के मुताबिक चुनाव आयोग ने उनकी जीत की घोषणा कर दी है। वो आज राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे हैं। वो देश के 10वें राष्ट्रपति होंगे और मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की जगह लेंगे। श्रीलंका में 21 सितंबर को चुनाव हुए थे। श्रीलंका के चुनावी इतिहास में ये पहली बार हुआ जब किसी भी उम्मीदवार को 50% वोट नहीं मिले। इसके बाद दूसरे राउंड की गिनती कराई गई। चुनाव आयोग ने कहा कि दिसानायके और साजिद प्रेमदासा ने राष्ट्रपति चुनाव में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। इसके बाद इन दोनों उम्मीदवारों में आखिरी मुकाबला हुआ। श्रीलंका की वेबसाइट डेली मिरर के मुताबिक पहले राउंड में अनुरा दिसानायके को करीब 42.3%, साजिद प्रेमदासा को 32.8%, रानिल विक्रमसिंघे को 17.3% वोट मिले थे। बता दें कि लगभग 2 साल पहले श्रीलंका में जन आंदोलन के बाद संसद की ओर से रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति बनाया गया था। रानिल विक्रमसिंघे ने पिछले 2 सालों के दौरान आर्थिक सुधार पर जोर दिया था और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वो अपने पहले दौर की मतगणना में भी जीत हासिल नहीं कर पाए। चुनाव परिणाम के बाद निवर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके, मैं श्रीलंका के प्यारे बच्चे को आपकी देखभाल में सौंप रहा हूं। मैं चाहता हूं कि नए राष्ट्रपति के रूप में आपकी देखरेख में बच्चे को सुरक्षित रूप से उसकी गंतव्य तक पहुंचाया जाए। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में दें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।